11 नवंबर 1988 में न्यू दिल्ली के एक एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली में राघव चड्ढा का जन्म होता है। उनके फादर सुनील चड्ढा जी एक लॉयर हैं, उनकी मां अलका चड्ढा जी एक होम मेकर हैं और बचपन में पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ स्कूल डिबेट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में उनकी एक्टिव प्रेजेंस रहती थी। और मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से ये स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं। बाद में श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ये ग्रेजुएशन करते हैं और यहीं से इनका फोकस चला जाता है चार्टेड अकाउंटेंसी पे। फिर ये ICAI से CA कंप्लीट करते हैं और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले जाते हैं। और इसके बाद इन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री ली, जहाँ ये डेलॉयट, ग्रांट थॉर्ंटन जैसे बड़े फर्म्स के साथ काम करते हैं एज ए चार्टेड अकाउंटेंट। करियर स्टेबल था, ग्रोथ भी मिल रही थी और लाइफ भी सही डायरेक्शन में जा रही थी। लेकिन 2011 में कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। 2011 में इंडिया में पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज हो रहा था और करप्शन के खिलाफ एक ऐसा मूवमेंट चलाया जा रहा था जो बाद में एक बड़ी वेव बन जाता है। और इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे श्री अन्ना हजारे जी। जंतर मंतर और रामलीला मैदान जैसी जगहों पर हजारों लोग सिस्टम के खिलाफ खड़े हो रहे थे और इसी स्टेज पर एक नई लीडरशिप तैयार हो रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और श्री कुमार विश्वास जैसे बड़े चेहरे शामिल थे। और यहीं से एंट्री होती है राघव चड्ढा की। शुरुआत में 4 घंटे पर वीक एक वॉलंटियर के तौर पे कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं और फिर यहीं पे पार्ट टाइम कंट्रीब्यूशन एक फुल टाइम में कन्वर्ट होने लगता है। और यही वो पहला फेज है जहाँ अरविंद केजरीवाल उनके CA बैकग्राउंड, पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग टीवी प्रेजेंस से काफी इम्प्रेस होते हैं और उन्हें एक एसेट के रूप में देखा जाने लगता है। फिर नवंबर 2012 में ये मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होने लगता है और आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन होता है और 26 नवंबर 2012 को ऑफिशियली आम आदमी पार्टी लॉन्च होती है। और अब राघव चड्ढा सिर्फ एक वॉलंटियर नहीं होते बल्कि एक फाउंडिंग मेंबर भी बन जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है, उनका पहला मेजर पॉलिटिकल टास्क अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया जाता है, जो होता है दिल्ली लोकपाल बिल की ड्राफ्टिंग। एक ऐसा बिल जो बाद में दिल्ली जन लोकपाल बिल के नाम से जाना जाता है और 2015 में इसे पास भी कराया जाता है। और यहीं से राघव चड्ढा को ग्रूम किया जाता है अंडर मेंटरशिप ऑफ अरविंद केजरीवाल एज ए प्राइमरी लीडर, मनीष सिसोदिया एज ए एडवाइजर फिगर और संजय सिंह एज ए पार्लियामेंट्री मेंटर। और इसके बाद 2015 में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटों पे जीत जाती है और इसी साल राघव चड्ढा को नेशनल ट्रेजरर अपॉइंट किया जाता है। ये सिर्फ एक पोजीशन नहीं थी बल्कि एक ट्रस्ट का सिग्नल था। और 2015 से 2019 तक वो पार्टी का प्राइमरी टीवी फेस बन जाते हैं और सबसे यंग नेशनल स्पोक्स पर्सन के रूप में स्टैब्लिश भी हो जाते हैं। इसके बाद उनका ग्राफ रुकता नहीं है बल्कि धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। 2016 में मनीष सिसोदिया के वो एडवाइजर बनते हैं दिल्ली बजट सेशन के लिए और 2018 में लोकसभा इलेक्शन की प्रिपरेशन में उन्हें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। और फिर आता है उनका पीक टाइम 2020 से 2022, क्योंकि फरवरी 2020 में वो दिल्ली असेंबली के इलेक्शन जीत के MLA बन जाते हैं और मार्च 2020 में वो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन अपॉइंट हो जाते हैं। और इसके बाद दिसंबर 2020 में वो पंजाब यूनिट के को इंचार्ज बनाए जाते हैं और फिर मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी पंजाब में 117 में से 92 यानी 92 सीट जीतकर एक मैसिव विक्ट्री हासिल करती है। और पार्लियामेंट के 2022 विंटर सेशन में राघव चड्ढा 100% अटेंडेंस गेन करते हैं और राज्यसभा में वो लगातार इश्यूज उठाते रहते हैं। करतारपुर साहिब फीस से लेके फार्मर इनकम्स तक, पंजाब में ड्रग एब्यूज से लेके MSP गैप तक, कॉटन प्राइसेस से लेके रूरल डेवलपमेंट जैसे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन उनकी रियल विजिबिलिटी तब शुरू होती है जब वो कुछ और आम आदमी के मुद्दे पार्लियामेंट सेशन में लाते हैं, जैसे कि मिडिल क्लास इनकम टैक्स, गिग वर्कर्स के राइट्स, एयरपोर्ट फूड प्राइसेस, मोबाइल डेटा और रिचार्ज के बढ़ते रेट्स और फूड अडल्ट्रेशन जैसे टॉपिक्स जो डायरेक्टली हर कॉमन इंसान से जुड़े होते हैं। और यही वो मूवमेंट था जहां उनके स्पीचेस सिर्फ पार्लियामेंट तक ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे वायरल होने लगते हैं, क्लिप सर्कुलेट होने लगती हैं और मिलियंस में व्यूज आते हैं। और धीरे धीरे राघव चड्ढा एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक रिलेटेबल पब्लिक वॉइस बनने लगते हैं। यूथ कनेक्ट करने लगता है और डिजिटल ऑडियंस भी उन्हें फॉलो करने लगती है और यहाँ से उनकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। यहाँ तक आप कहानी का एक साइड देख रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे राघव इंडिपेंडेंटली ग्रो हो रहे थे वैसे वैसे कुछ कंट्रोवर्सीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी बिल्ड हो रहे थे। तो अब तक स्टोरी में एक पैटर्न चल रहा था, राघव की स्टोरी, उनकी विजिबिलिटी, उनकी ग्रोथ। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट 2018 से ही शुरू हो गए थे। तो उनकी पहली मेजर कंट्रोवर्सी शुरू होती है 10 अप्रैल 2018 को, जहां केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिस आता है आम आदमी पार्टी को, उनके 9 एडवाइजर्स की पोजीशन को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें आतिशी और राघव चड्ढा जैसे बड़े नाम शामिल होते हैं।
अब ये इशू क्या था, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो होता क्या है, आम आदमी ने कुछ एक्सपर्ट्स के लिए एक एडवाइजर पोस्ट बना ली, जिसमें आतिशी को ऐसे शिक्षा सलाहकार और राघव को ऐसे फाइनेंस एडवाइजर और ऐसे करके 9 लोगों की ये पोस्ट बना दी। अब जो ये पोस्ट उन्होंने क्रिएट करी थी, उसमें लूपहोल ये था कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ नई पोजीशन बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए उपराज्यपाल या फिर केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। लेकिन दिल्ली सरकार बिना किसी रूल्स को फॉलो किए ये पोस्ट क्रिएट कर लेती है और यहाँ से पावर को लेके आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में काफी गहमा गहमी हो जाती है। दूसरा, 7 अगस्त 2023 को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल को लेके बहस चल रही थी और ये बिल केंद्र सरकार लेके आई थी ताकि दिल्ली के अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो कंट्रोल है वो एलजी यानी केंद्र सरकार के पास रहे। तो इस बिल को रोकने के लिए राघव चड्ढा के द्वारा एक प्रस्ताव सजेस्ट किया जाता है, जिसमें एक कमेटी बनाने को वो बोलते हैं और अमित शाह जी से लेके बाकी अदर अपोजिशन लीडर्स के नाम मेंशन कर देते हैं, जो कि बिना उनके कंसेंट के होते हैं। और इस बात पे इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आता है, ये इशू इतना एस्केलेट हो जाता है कि राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड तक कर दिया जाता है। और तीसरा, 8 मार्च को राघव चड्ढा अपनी आई सर्जरी के लिए लंदन जाते हैं, लेकिन इसके सिर्फ 13 दिन बाद यानी 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। पार्टी के लिए क्रिटिकल मूवमेंट था, लेकिन राघव चड्ढा वापस नहीं आते और सोशल मीडिया से अपना रिएक्शन दे देते हैं और बाद में उनकी इस फिजिकल एब्सेंस को लेकर काफी सवाल उठते हैं। और इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ भी हेडलाइन पे आ जाती है जब वो 24 सितंबर 2023 को शादी करते हैं परिणीति चोपड़ा के साथ उदयपुर के द लीला पैलेस में, जहाँ काफी बड़े बड़े लोग वीवीआईपी से शादी को अटेंड करते हैं। और इस पे उन्हें काफी बैकलैश आया था, दैट इज की लेविश वेडिंग एट पब्लिक एक्सपेंस। और फरवरी 2025 में आम आदमी पार्टी दिल्ली असेंबली इलेक्शन हार जाती है। खुद केजरीवाल 4089 वोटों से हार जाते हैं और आम आदमी पार्टी के लिए काफी वर्स्ट फेज था। और इस इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी के लिए राघव प्रोमिनेंट फेस नहीं थे। द क्विंट 2026 की रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे दिल्ली इलेक्शन में राघव चड्ढा को साइडलाइन कर दिया गया था। इसके बाद मार्च 2026 के पार्लियामेंट बजट सेशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जब प्रस्ताव रखा जाता है, उस प्रस्ताव को कुछ एमपीज के द्वारा साइन किया जाना था, लेकिन आम आदमी के कुछ लीडर्स इंक्लूडिंग राघव चड्ढा इस पे साइन नहीं करते हैं। और बाद में इस पे राघव चड्ढा का रिस्पॉन्स भी आया था। आउट ऑफ 105 यानी 105 एमपीज में से 50 सिग्नेचर चाहिए थे, जो कि पहले ही हो गए थे। तो ये सारा ब्लेम उन पर ही क्यों डाला जा रहा है? फरवरी 2026 में जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी केस में जब रिलीज करती है, तो आपके लिए एक बहुत ही रिलीफ मूवमेंट था। आम आदमी के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता इसे काफी सेलिब्रेट करते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन राघव चड्ढा यहाँ भी एब्सेंट मिलते हैं। और राघव चड्ढा एक ऐसी केस स्टडी बन गए हैं जहाँ पब्लिक इमेज और पॉलिटिकल रियलिटी के बीच में गैप क्लियरली दिखता है, क्योंकि एक तरफ उनकी पर्सनल ब्रांडिंग में क्लियर स्पीचेस, रिलेटेबल इश्यूज और वायरल क्लिप्स मिलती हैं, और दूसरी तरफ उन पे ये सवाल आता है कि क्या ये विजिबिलिटी ग्राउंड पे भी दिखती है? क्योंकि सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पे करीब 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पे भी मिलियंस में फॉलोवर्स हैं और एक्स पर भी उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ऊपर से स्पीचेस इतनी ज्यादा वायरल होती हैं और इन सबसे एक नैरेटिव बिल्ड होता है कि वो एक कॉमन मैन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन इस नैरेटिव को आप एक्चुअल डेटा से कंपेयर करोगे तो पिक्चर काफी अलग दिखती है, क्योंकि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड एलोकेट होता है, जो कि करीब 18 करोड़ के आसपास था, जिसमें वो सिर्फ 3 करोड़ यानी अपने बजट का कुल 16.9% तक ही खर्च कर पाए। अगर वो अपनी इमेज बिल्डिंग के अलावा ग्राउंड पे उतर के एक्चुअल में काम करते तो इस बजट का आधे से ज्यादा अब तक खर्च हो चुका होता। फिलहाल 1 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली राज्यसभा में इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटा दिया गया है और उनकी जगह अशोक मित्तल को अपॉइंट किया गया है। और पार्टी ने यह भी रिक्वेस्ट की कि पार्लियामेंट में जो आम आदमी का स्पीकिंग कोटा होता है उसमें से राघव चड्ढा को टाइम ना दिया जाए। टेक्निकली वो अपने पर्सनल कोटा से तो बोल सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के टाइम कोटा से नहीं। और इसके बाद राघव चड्ढा कुछ वीडियोस को रिलीज करते हैं जहां वो अपनी साइड रखते हैं, वो क्लैरिफिकेशन देते हैं लंदन वाली उस आई सर्विस को लेके कि वो प्री प्लान थी, और सीईसी इम्पीचमेंट को लेके कि रिक्वायर्ड साइन जो थे वो पहले ही कंप्लीट हो चुके थे। और कहते हैं कि पार्लियामेंट में उनका फोकस आम इंसान के मुद्दों को उठाना है, ना कि अननेसेसरी रकस क्रिएट करना। तो ये थी कहानी एक ऐसे लीडर की जिन्होंने अपनी लड़ाई को सिस्टम के अगेंस्ट शुरू करा था, लेकिन खुद अब सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी में फंसते जा रहे हैं। हालांकि टेक्निकली अगर देखा जाए
तो राघव चड्ढा का राज्यसभा में टर्म्स 2028 तक सिक्योर है, जब तक वो रेजिग्नेशन ना करें, डिस्क्वालिफिकेशन ना हो या कोई लीगल झंझट में ना पड़े। फिलहाल काफी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। नमस्ते।